Assalamualaikum students of 8th class, this is Mukhtar sir with the topic The formation of erstwhile Jammu and Kashmir state and the Dogra rule. और यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी मुसीबतें पास्ट में JNK स्टेट को देखने को मिली और उनको कैसे रिफॉर्म करने की कोशिश की गई। जब हम देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की थी वो बेचारे किसान हुआ करते थे एंड दे डोंट हैव देयर लैंड ऑफ देयर ओन, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं हुआ करती थी। द लैंड बिलोंग्स टू द महाराजा, ये स्टेट की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, इनके पास अपनी लैंड नहीं हुआ करती थी। वो इसको कल्टीवेट करते थे ज़मीन को, ठीक है सर, इसको टिल करते थे और उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस का होता था वो महाराजा ले जाता था और इनके पास ज़्यादा कोई बचता नहीं था। और हर कोई काम करने वाला यहाँ पर किसान, कारपेंटर, बुचर, बोटमैन, क्राफ्ट्समैन, हर किसी को भाई साहब जो है बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। इतना टैक्स देना पड़ता था कि उनके पास कुछ बचता नहीं था और जिसकी वजह से उनको बड़े बड़े फैमाइन्स का सामना करना पड़ता था, खाने के लाड़े पड़ते थे, स्टारवेशन का चक्कर तो बहुत ही ज़्यादा था भाई साहब, ठीक है सर। अब सिल्क प्रोडक्शन क्योंकि हिंदू कश्मीर जो था बहुत मशहूर हुआ करता था, इसमें सैफरॉन, पेपर माशी, टबैको, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल किया जाता था, इनका चलन था। दे ऑल दीज थिंग्स हैव had a good market in the different parts of the world, but the producers, the main people who are involved in this very sector in the production of silk, paper mashi, tobacco, उनकी हालत सुधरती नहीं थी। वाइन, साल्ट, सेल ऑफ ग्रेन्स, इन सब के ऊपर मोनोपोली स्टेट जिस रेट से चाहता था खरीदता था, जिसको चाहता था उसको बेचता था। बनाने वाले के पास कुछ बचता ज़्यादा नहीं। अरे यार, ठाकुर साहब का नाम सुना है ना फिल्मों में भाई साहब, बहुत बड़ी खतरनाक सिस्टम हुआ करती थी। अरे यार काम कराओ लोगों को ना, लेकिन उनको कुछ मत दे दो, इसको बोलते हैं फोर्स्ड लेबर और कश्मीर में इसको बेगार समझा जाता था, बेगार इसको कहा जाता था। ये मेजर काज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था। अगर आपसे कोई सवाल करे ना व्हाट वाज द मेजर काज, या आप बोल सकते हैं मेन मेथड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कश्मीरी पीपल इन द 20th सेंचुरी टिल 20th सेंचुरी, ये बेगार था। पकड़ पकड़ के लोगों को लाया जाता था डोगरा रूल में, उनसे काम करवाया जाता था, पैसे उनसे नहीं लिए जाते, पैसे उनको नहीं दिए जाते थे। और घर से बाहर गिलगित के दूर दराज इलाकों में जहाँ पर रोड्स बनाए जाते थे वहाँ पर इन लोगों को ले जाके काम करवाया जाता था बिना पैसे के। और डोगराज की जो सिपाही अलग अलग जगहों पे तैनात थे, फोर्स जो बॉर्डर फोर्सेस थे उनके, उन तक रसद पहुंचाने का काम घोड़ों के जरिए से इन्हीं कश्मीरी जो गरीब लोगों से काम लेके उनको वो चीज़ें पहुंचाई जाती थी और उनको पैसा नहीं दिया जाता था, ठीक है। 5-5, 6-6, 7-7 साल कभी तो कोई वापस ही नहीं आता था। बहुत सारे दे नेवर रिटर्न बैक देयर होम्स, वो कभी घर वापस आ ही नहीं। ये ज़बरदस्त मुसीबत थी कश्मीर की लोगों के सामने। इसको सबसे घटिया, सबसे खतरनाक चीज़ समझा जाता था। तो दो चीज़ें, हाई टैक्सेशन और बेगार, ये ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स बनी रही 20th सेंचुरी तक कश्मीरी लोगों के हवाले से। अच्छा सर, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ के जो कल्टीवेटर्स हुआ करते थे, अगर हम इनकी बात करें, जो लैंड थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अगर हम देखें, यहाँ पर 80% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर का काम करती थी, ठीक है सर, एज अ पीजेंट काम करती थी क्योंकि उनके पास अपनी लैंड नहीं हुआ करती, ठीक है। और कल्टीवेटर्स को जो है बहुत मेहनत करने के बाद जो है वन ऑफ देयर प्रोड्यूस उनको जो होता था गवर्नमेंट को देना पड़ता था, आधा शेयर जो था वो गवर्नमेंट को देना पड़ता था, ठीक है। अब भाई साहब जो ये सिस्टम था ये बहुत जालिमाना था। इसके बाद उनको त्राकी एडिशनल टैक्स भी देना पड़ता था गवर्नमेंट की तरफ। वो एडिशनल टैक्स था, पहले तो आधा ले जाता था महाराजा के कारिंदे, आधा ले जाते थे प्रोड्यूस का। उसके बाद एडिशनल टैक्स त्राकी जो 20 से 40 किलो तक होता था, हर ये खार हर 40 किलो में आपको 15 से 20 किलो, 15 से 20 किलो तक 40 किलो में से हर 40 किलो में से एक्स्ट्रा टैक्स कभी कभी देना पड़ता था, जिसको त्राक के समझा जाता था, ये भी था। लेकिन जो ही रेजिडेंट बाद में यहाँ पर तैनात किए गए ब्रिटिशर्स ने कोर्ट में, तो जब यहाँ पर 1889 में अगर हम बात करें, उस वक्त जो वाल्टर लॉरेंस था, जो पहला इसको फर्स्ट जो रेवेन्यू कमिश्नर यहाँ पर बनाया गया लैंड रेवेन्यू सिस्टम के हवाले से, टू रिफॉर्म द लैंड रेवेन्यू, इसने कुछ स्टेप्स लाए सामने जिसकी वजह से थोड़ी सहूलियत यहाँ के पीजेंट्स को मिली। इसमें ये था कि जो प्रोड्यूस था वो हाफ से 1/3 कर दिया गया। अब इनको 1/3 देना पड़ता था गवर्नमेंट की तरफ, बाकी वो अपने पास रखती थी। इसके बाद पीजेंट्स वेर ग्रांटेड ऑक्यूपेंसी राइट्स, इनकी जो है ऑक्यूपेंसी जो है राइट्स जो थी वो इनको दी गई। इनको ज़मीन का हक दिया गया कि अब ये ज़मीन अपने पास रख सकते हैं,
अपनी ज़मीन इनकी होगी बहुत हद तक, और इसके अलावा इनसे कोई ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं छीन सकता जब तक इनको ये नहीं दिया जाता है, गवर्नमेंट इनसे खुद नहीं लेती थी। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई और मनी लैंडर्स के हाथों जो ये कॉम पिस रही थी, हाँ, अबॉलिश कर दिया गया, मनी लैंडिंग सिस्टम जो है वो अबॉलिश कर दिया गया, ताकि वो कर्जे वर्जे जो इनसे इनको दे के इनको निचोड़ा जाता था कश्मीरियों को, वो ख़त्म कर दिया गया ब्रिटिशर्स के। एक और प्रॉब्लम जो कश्मीरी सोसाइटी में बनी हुई थी वो थी अनटचेबल्स की, क्योंकि देयर वर सम पीपल जिनको अनटचेबल समझा जाता था, वो मेन स्ट्रीम में नहीं थे, उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था। ये इनको बोल सकते हैं डेप्लोरेबल कम्युनिटीज़ या डेप्लोरेबल कंडीशन इनको हुआ करती थी। ये ज़्यादातर एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे, लोअर कास्ट हुआ करते थे, या ये वो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं जो मेजॉरिटी पॉपुल में या मेन स्ट्रीम लोगों में नहीं लिए जाते थे। इनको अनटचेबल्स को अगर हम जम्मू की बात करेंगे, ठीक है सर, इनकी ज़िंदगी इतनी बदतर थी कि इनको हिंदू होने के बावजूद टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी, हरिजन इनको समझा जाता था। आर्य समाज, ये आपके लिए पॉइंट है, आर्य समाज जो यहाँ पर हिंदुस्तान में काम कर रहा था, इन्होंने जम्मू में आके बहुत हद तक जो है इस सोशल लेवल को ख़त्म करने का काम किया, ठीक है सर। अच्छा, महाराजा हरी सिंह की अगर हम बात करें, अक्टूबर 1932 में इसने जे.एंड.के स्टेट में जम्मू में खासकर मंदिरों के दरवाजे खोल दिए हरिजनस के लिए, अनटचेबल्स के लिए, और ये पहला महाराजा था प्रिंसली स्टेट्स में जिसने महात्मा गांधी से पहले ही हरिजनस को हरी झंडी दी थी कि वो टेम्पल एंट्री मूवमेंट या टेम्पल्स में एंट्री कर सकते हैं, या बात याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें रेजिडेंट, जो ब्रिटिश रेजिडेंट यहाँ पर लाया गया था महाराजा प्रताप सिंह के दौर में डोगरा कोर्ट में, इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगी। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो महाराजा के कंट्रोल में होता था वो थोड़ा सा बाद में जो है लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के अंडर चला गया। 1885 में एक शिफ्ट हमें देखने को मिला पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट में, जो कि रूलर्स के इसमें कंट्रोल में हुआ करता था। अब वो ज़्यादातर लोगों के बने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के अंडर हुआ करता था। लेकिन महाराजा था, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको पता ही नहीं था कि सिस्टम क्या होता है। इसके अलावा म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट बनाया गया 1886 में, जिसमें लोगों की रिप्रेजेंटेशंस का पॉइंट रखा गया कि लोग भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बना के म्यूनसिपैलिटीज़ में भेज के अपनी जो है ग्रीवेंसेस वहाँ पर रख सकते हैं। तो इस हवाले से दोनों कैपिटल टाउन्स में, श्रीनगर में और जम्मू में, दोनों में म्यूनसिपैलिटीज़ को बनाया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स वहाँ पर बनाई गई ताकि लोगों की रिप्रेजेंटेशन का ख्याल रखा जाए। रोड्स, क्योंकि हम जानते हैं कि दीज आर द लाइफ लाइन्स ऑफ द कंट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज और रेलवेज का भी हमें जो है बहुत हद तक यहाँ पर डोगरा रूल में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिलता है। व्हेन वी गो बैक इन द हिस्ट्री, न्यूमरस इंपॉर्टेंट रूल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द डोगरा रूल। इसमें जहलिम वैली कॉट रोड, जो वंडरफुल एक बेहतरीन माउंटेन रोड कंसिडर किया जाता है, दिस वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन श्रीनगर एंड पेशावर, ये इन दोनों इलाकों के दरमियान बनाया गया 1895 में, और ये ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट रोड कंसिडर किया जाता है। गिलगित रोड जो बनाया गया, इसकी शुरुआत हो गई थी 1890 में। ये वो रोड था जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को यूरोप से जोड़ता था थ्रू सेंट्रल एशिया, ठीक है सर। इसके अलावा बानीहाल काट रोड, लेह रोड, ये भी तामीर किए गए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रेलवे जो लाइन वो भी डाली गई, ले डाउन की गई जम्मू से लेकर सियालकोट तक 1905 में, और ये प्रताप सिंह का दौर था। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती थी, और हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो अब पानी की कमी की वजह से श्रीनगर या जम्मू कश्मीर स्टेट जो है अक्सर फेमाइन्स का शिकार होता था, कहसाले का शिकार हो जाता था। तो जिस चीज़ को देखते हुए इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है डेवलप करवाई गई, इंपॉर्टेंट जो है कैनाल्स बनाई गई यहाँ पर, जिसमें मारतंड कैनाल, प्रताप कैनाल, बसंत तारपुर कैनाल हैं, अपर जहलिम कैनाल बनाई गई, और रणबीर कैनाल जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी कैनाल थी, लार्जेस्ट कैनाल थी जम्मू प्रोविंस में, इसको बना के इरिगेट किया गया उस लैंड को जो अखनूर में पड़ता था, अखनूर से रणबीर सिंहपुरा तक, ये सारा इलाका इसे इरिगेट किया जाता था। बिसाइड्स दीज इरिगेशन फैसिलिटीज, सम these facilities, modern water facilities were established in both Jammu and Srinagar पार्ट्स, ताकि लोगों को सही पीने का पानी मिल सके। और इसके अलावा हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया गया मोहारा में, ठीक है, ये कश्मीर में पड़ता है, और इसके अलावा जम्मू में बनाया गया
ताकि ये पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि 1902 में बनाया गया था 9 मेगावाट्स का। तो ये वो पॉजिटिव इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसकी वजह से कश्मीर को J&K स्टेट को आगे ले जाने के काम किया जाता था। इसके अलावा अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात करें, बहुत देर के बाद कश्मीर में मॉडर्न हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लाई गई और अक्सर देखा जाता है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी उतनी एडवांस नहीं थी। डोगरा रूल पहले इन मॉडर्न हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के खिलाफ ही था। तो पहली डिस्पेंसरी अगर हम देखें वो श्रीनगर में एस्टैब्लिश की गई थी मिशनरीज़, क्रिश्चियन मिशनरीज़ के ज़रिए थे। और रेवेनेंड रॉबर्ट क्लार्क पहला बंदा था जिसने श्रीनगर में 1864 में पहली डिस्पेंसरी डाली थी और अगले साल 1867 में दूसरी डिस्पेंसरी डाली गई थी डॉक्टर एलम्स साइल के ज़रिए से। और ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ की डिस्पेंसरीज़ थी। इनको याद रखेंगे। पहले आप ये भी याद रखेंगे कि डोगरा खुद पहले इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के खिलाफ थे, लेकिन 1874 में महाराजा रणबीर सिंह ने इनकी इंपॉर्टेंस समझ के इनको रुस्तमगिरी हिल जो पहाड़ था शंकराचार्य पहाड़ के नीचे इनको जगह दे दी, जिसको आजकल हम द्रुगजन कहते हैं, या चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल जहाँ पर है वहाँ पर इनको जगह दे के इनको हॉस्पिटल बनाने के लिए अलाउ किया गया। इसके बाद इनको ये भी कहा गया बाद में, क्योंकि ये इनको अलाउ करना इसके पीछे कारण था क्योंकि यहाँ पर स्मॉल पॉक्स या कॉलरा जैसी बीमारियाँ थी जो कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो मॉडर्न हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ही ज़रिए से उनको कंट्रोल किया जा सकता था, जिसकी वजह से इनको अलाउ किया गया ताकि ये चीज़ें यहाँ से दूर की गई। इसके बाद मैटरनिटी हॉस्पिटल्स या बाकी हॉस्पिटल्स भी धीरे धीरे करके बनाए गए और इम्पॉर्टेंट जो हॉस्पिटल्स डोगरा रूल में बनाए गए उनमें हरी सिंह, श्री महाराजा हरी सिंह गुलाब जो है ये रिजीम ऑफ जो टाइम था जब ये बड़े हॉस्पिटल बनाए गए वो हरी सिंह का दौर था। और इसमें श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल जम्मू में बनवाया गया और श्री महाराजा हरी सिंह हॉस्पिटल श्रीनगर जिसको हम SMH हॉस्पिटल कहते हैं, ये 2 हॉस्पिटल इस दौर में बनाए गए जब हरी सिंह खुद यहाँ का महाराजा था। ठीक है सर। तो ताकि मॉडर्न हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लोगों को देके उनको बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सके। इसके बाद अगर हम देखें जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती थी उनमें सेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। और सेरिकल्चर यहाँ पर सिल्क रेयरिंग का काम शुरू कर दिया गया। प्रताप सिंह के दौर में ये हो जाता है कि महाराजा प्रताप सिंह ने सिल्क रेयरिंग फैक्ट्री एस्टैब्लिश की श्रीनगर में 1907 में, और जो इसके सीड सबसे पहले हैं वो इटली और फ्रांस से लाए गए। ठीक है सर। और जल्दी से कश्मीरी इसमें एक्सपोर्ट हो गए और ये दुनिया की सबसे बड़ी लीडिंग जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है कोकोन की फैक्ट्री बन जाती है। इसके बाद हॉर्टिकल्चर में जो फ्रूट्स थे यहाँ पर एप्पल्स वगैरह थे या बाकी सारे फ्रूट्स वगैरह थे, इनको ट्रेडिशनल तरीके से निकाल के मॉडर्नाइज्ड तरीके से कल्टीवेट करने के लिए उस टाइम पेशावर से एक्सपर्ट बुलाए गए ताकि कश्मीर की इकोनॉमी को और ज़्यादा फ़ायदा इन 2 सेक्टर से मिल सके। अगर हम कल्चरल एस्पेक्ट्स को देखें, जो रणबीर सिंह का था वो बहुत ही ज़्यादा लवर था आर्किटेक्चर का। ठीक है। उसने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, बहुत सारे पाठशालाएँ बनाई, मंदिर बनाए, श्राइन्स बनाए। अगर हम देखें एक चेन बनी हुई थी जम्मू में, जम्मू से लेके पुरमंडल तक चेन ऑफ मंदिर बनाई थी उन्होंने। इसके अलावा रामलीला, रसलीला जो उसकी पूजाएं होती थी उन दिनों यहाँ पर वृंदावन से बहुत सारे ऐसे थिएटर ग्रुप्स आते थे। उसके बाद जम्मू के खुद लोकल थिएटर ग्रुप सामने आ जाते हैं जिन्होंने इन डांस परफॉर्मेंस को लेके आगे काम करना शुरू किया। जो सबसे पहला नेटिव परफॉर्मिंग ग्रुप था वहाँ पर था वो था रघुनाथ थिएटर ग्रुप। रघुनाथ थिएटर जो थिएटरिकल कंपनी जो थी वो आ जाते हैं सामने और उन्होंने मैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को लेके जो है काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद डोगरा रूल जो हम देखते हैं उसमें डोगरा रूल को लेके एक यहाँ पर थिएटर ग्रुप बनाया गया। डोगरा संस्था एस्टैब्लिश की गई 1943 में टू प्रमोट द डोगरा कल्चर। और इसमें ये डोगरी प्लेज, बाबा जीतू के, सरपंच, नामा, ज्ञान, इस तरह के रोल्स परफॉर्म करते थे और इनकी स्टोरीज लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। 19th और 20th सेंचुरी में जम्मू में ज़बरदस्त फोक थिएटर्स सामने आए। इसमें तमाचारा, बागतैन और हरान जैसे ये जो है फोक थिएटर सामने आ जाते हैं। कश्मीर में बांड थे ट्रेडिशनल फोक एंटरटेनर्स थे। इसके अलावा लड़ी शाह, दास्तान गो, ये सारे वो लोग थे जो ख़ास तरीके से कम्युनिकेट करते थे वो सारे इवेंट्स पास्ट के प्रेजेंट के लोगों तक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए उन चीज़ों के हवाले से जो प्रेजेंट या पास्ट में उनके साथ हो रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से सोशल लेवल्स हैं, ये सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। सो दीज ट्रेडिशंस
thus empowered the common people to understand the situations, the contemporary situations in their better way. एक सही तरीके से contemporary situations को कैसे वो understand करें, वो इन थिएटर ग्रुप्स के ज़रिए से वो काम करवाया जाता था। इससे क्या हो गया, सोशो कल्चरल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो है रीजन की, वो इनके सामने आया हो गई और इनमें इन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। सो दीज वेयर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एसोसिएटेड विद दिस टॉपिक। आप इन चीज़ों को लेके आगे चलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, सलामत रहिए, खुश रहे और इस चैप्टर को अच्छी तरह से किताब से पढ़ के अपनी नॉलेज को बढ़ाएं ताकि आगे जाके आपको कोई भी दुश्वारी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक को लेके फेस ना करनी पड़े।